हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों ये जो वीडियो मैं नया लेके के आ रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर कब का, ये 2006 का यूपी PCSJ का पेपर है। उसी पेपर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस में ही 2003 का पेपर जो कि GS का पेपर है और लॉ का पेपर है, इन दोनों पेपर को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका टेलीग्राम ग्रुप आपके पास होना चाहिए और इसका PDF आपके पास होना चाहिए, तो आप जा करके टेलीग्राम में लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आ रहा हूँ PCSJ के रिगार्डिंग वो आपको आसानी से मिल सकता है। देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2006 का ये पेपर है, ये यूपी PCSJ का है। और ये किस चीज़ का पेपर है, मैंने लिया है यहाँ पे लॉ का पेपर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज लॉ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2006 का सीनेरियो देखिए, इसमें जूरिस्प्रूडेंस 15 क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठन से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान से 15 क्वेश्चन था, फिर उसके बाद से संपत्ति अंतरण अधिनियम से 15, फिर साक्ष्य अधिनियम से 15, फिर इससे 15, फिर इससे 15, फिर दंड प्रक्रिया संहिता से 15, फिर उसके बाद से संविदा अधिनियम से 15। मीन्स कि 15-15 करके मीन्स की 10 सब्जेक्ट है, तो सब में से 15-15 क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन का ये सेट बना था और इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी देखिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं बिना देर किए। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विधि शास्त्र का है, इसमें 15 क्वेश्चन है हमारे पास। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि वो क्या नहीं मानता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C होगा। सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है, यही इसका एक तात्विक लक्षण है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। ऑस्टिन की विचारधारा या चिंतन का मुख्य विषय यह है कि उन्होंने विधि को नैतिकता के तत्व से अलग रखा है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के वैज्ञानिक एवं विधायन के विज्ञान को भिन्न भिन्न धारणाएं बताई हैं। इसको इस प्रकार से इन्होंने बताया है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज ही रखेंगे। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है कि यह किसके द्वारा कहा गया, ये किसके द्वारा ये बात कहा गया है, तो ये बेंथम के द्वारा ये बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसने निम्नलिखित शब्दों में लिखा है कि विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होती है और अनंत राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर यह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये सैविग्नी महोदय जी के द्वारा कहा गया है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। किसी राष्ट्र और उसके विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए सैविग्नी ने स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती है। भाई जैसे राष्ट्र हमारा विकास करेगा उसी तरह विधि भी विकसित करेगी। दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर पेपर 2003 का देखेंगे तो आपको उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने कराया है तो मुझे पता हो गया है। जब राष्ट्र में चेतना उत्पन्न होती है तब विधि प्रभाव उत्पादन बन जाती है, परंतु वह जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो विधि का विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, कहीं ना कहीं आपको 2-4-10 क्वेश्चन हर सेट से आपको मिलेगा, 2-4 तो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। किसने विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 का, वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे C वाला होने वाला है। ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में दोस्तों कह रहा है केल्सन ने अपने विशुद्ध विधि सिद्धांत में नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और मनोवैज्ञानिक तत्वों का आदि से पृथक रखा है। इन सभी को उन्होंने पृथक अलग करके रखा है। दार्शनिक विचार शाखा के मीन्स की विचार शाखा ने विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे। अब दार्शनिक के कौन प्रमुख विधि शास्त्री थे, तो ये हीगल महोदय ही थे। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर समाजशास्त्री शाखा के, जबकि सर हेनरी मेन तथा हीगल ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। हीगल दार्शनिक इतिहासवादी विचारधारा के भी प्रमुख विचारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन किसका है, यह कथन हार्ट महोदय का है। हार्ट महोदय क्या कहते हैं, हार्ट की विधि व्यवस्था जो कि प्रारंभिक एवं द्वितीयक नियमों को समेकन है,
तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि उसमें प्राकृतिक विधि की न्यूनतम अंतर्वस्तु विधि और नैतिकता दोनों द्वारा भागित न हो। उनका अधिरचनावादी प्राकृतिक विधि के न्यूनतम अनुवाद को अपने में समाहित करता है। उनके अनुसार प्रत्येक विधि व्यवसाय को नैसर्गिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक होना चाहिए। ये बताया जा रहा है, किसके द्वारा, ये हार्ट महोदय के द्वारा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, जीवित विधि। अब जीवित विधि की अवधारणा को किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया था? तो ये इसको किसने किया था? एहरलिच के द्वारा किया गया था। एहरलिच के द्वारा, एहरलिच यहाँ पे गलत लिख दिया, एहरलिच होगा, एहरलिच महोदय के द्वारा किया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन को, एहरलिच ने अपने गुरु इहरिंग की जीती जागती विधि को अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया है तथा विधि के सामाजिक नियमों के अंतर को यथासंभव कम किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। किसने दिया है? ये इहरिंग महोदय के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, किस विधि शास्त्री को डार्विनियन के पूर्व डार्विनियन एवं समाजशास्त्री के पूर्व समाजशास्त्री कहा गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये सेवेगनी महोदय को कहा जाता है डार्विनियन के पूर्व डार्विनियन। 2003 के भी पेपर में ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पूछा गया। आपको विश्वास नहीं होगा तो जाके देख लीजिएगा। सेवेगनी एक भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने डार्विनियन के पूर्व डार्विनियनवाद और समाजशास्त्र की विधि शास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री माना गया है। ओपी वर्मा के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि सेवेगनी की अंतिम कृति के प्रकाशन के बाद ही डार्विनियन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक कृति का प्रकाशन हुआ, जिससे ऐतिहासिक विचारधारा के एक नवीन दिशा मिली थी। तो ये दोस्तों आप लर्न करके रखिएगा, किस विधि शास्त्री को डार्विनियन के पूर्व डार्विनियन माना जाता है? तो इस सेवेगनी। यहाँ पे गलती नहीं करना, इस पे हमको नंबर नहीं कटाना, नंबर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, किसने कहा है कि स्वामित्व एक विषय वस्तु का समग्र नियंत्रण है? तो दोस्तों ये हॉलैंड महोदय के द्वारा ये बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापना करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार से किया था? अब किस प्रकार से किया था? तो ये नैसर्गिक न्याय के द्वारा इन्होंने किया था, मीन्स की नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग किया था। प्रकृति की सभी संघटनाओं की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था मानकर समाज में मनुष्य की व्याख्या करते हुए अरस्तु ने न्याय को, मीन्स की न्याय को प्राकृतिक न्याय अभिसामयिक न्याय में विभाजित किया था। उसके अनुसार न्याय के सिद्धांत प्राकृतिक है, जब हर जगह समान है और मनुष्य को स्वीकार करना या न करने पर आधारित नहीं होता है। उन्हें वितरणात्मक न्याय के सुधारात्मक न्याय में भी अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने बताया है कि निर्णयात्मक न्याय क्या होता है और सुधारात्मक न्याय क्या है, इसमें अंतर इन्होंने बताया है। किसने बताया है? नैसर्गिक न्याय में बताया है। ईवी रेमेडियम वगैरह सभी की बात इसी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात देखते हैं, यह किसने लिखा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित करता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार? ये दोस्तों ये सी वाला जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें सी होगा, काम्टे महोदय के द्वारा कहा गया है। उक्त कथन सर्वप्रथम ड्यूगिट के गुरु काम्टे के द्वारा किया गया है। बाद में ड्यूगिट ने भी उसी को अपनी विचारधारा का आधार बनाया है और मानवों के किसी भी प्रकार के आधार को इनकार किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधिक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? इसमें से विधिक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। हित का सिद्धांत जो होता है वो विधिक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं होता है, जो हित का सिद्धांत होता है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको विधिक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं कहा जाता, तो यहाँ पे हित की बात कर जाए। क्वेश्चन नंबर 13 के देखिए, अधिकारों का 4 विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये होफेल्ड जी के द्वारा किया गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, होफेल्ड ने अधिकार की संकल्पना का अधिकार सतर्कता से विश्लेषण किया है। इसके विवेचन विभिन्न प्रकार से विलोम सहवर्ती के रूप में किया है। जैसे विलोम में अधिकारहीनता विशेषाधिकार का कर्तव्य, शक्ति का अयोग्यता और उन्मुक्ति का दायित्व, इस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया है। फिर यहाँ पे सहवर्ती का दिया है, सहवर्ती का क्या अधिकार का कर्तव्य होगा, विशेषाधिकार का अधिकारहीनता होगा और उसके बाद से शक्ति की उन्मुक्तता होगी और उन्मुक्ति की निर्योग्यता होगी। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में न्यायालय ने निम्नलिखित व्यक्तियों का पर्दा हटाया है? अब किस पे से पर्दा हटाया है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। डैमलर कंपनी बना कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी के बाद में ये बताया गया। यहाँ पे केस लॉ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है? तो डी इसमें प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा, इसका ये सही नहीं है, इसका वर्गीकरण ये
सही नहीं है। दोस्तों 15 क्वेश्चन था जो कि जूरिस्प्रूडेंस था, उसको मैंने यहाँ पे डील कर लिया। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन का नेचर दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। कहीं क्या आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन करीब है, और कहीं आप जो एग्जामिनेशन में आए वो तो पढ़ रहे हैं, इससे अलग तो हट के आप नहीं पढ़ रहे हैं। बस इसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जा रहा है कि हाँ मैं ट्रैक पे तो हूँ, ट्रैक से मैं भटक तो नहीं न गया हूँ, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखना और जरूरी होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठन की बात करते हैं, मीन्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में बात करें, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महासभा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन महासभा द्वारा किया जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 17 के अधीन महासभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संस्था के व्यय को सदस्यों में विभाजित करती है। जितना भी व्यय होता है वो सदस्यों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। 17 में कह रहा है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में से किसका संस्था द हेग में स्थित है? तो आप सभी को पता है द हेग में किसकी संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संस्था जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की है संस्था, वो वही हमारा हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पंचाट की अस्थाई न्यायालय दिया है, मीन्स कि पंचाट का अस्थाई न्यायालय निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से किसका है? हेग में स्थित नहीं है। अच्छा तो हेग में किसका स्थित नहीं है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन निगेटिव में पूछ दिया, तो इसका जो सी है पंचाट का अस्थाई न्यायालय द ये हेग में स्थित नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में उन्मुक्ति एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। जो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका वो सी होगा। चार्टर के अनुच्छेद 105 में ये बातें बताई गई। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है चार्टर के अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने कार्यों की पूर्ति हेतु संस्था को सदस्य राज्यों के क्षेत्र में आवश्यक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में यही बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 में देखिए पंचाट के अस्थाई न्यायालय की स्थापना निम्न में से किसके अनुसरण में की गई थी? तो ये किसके अनुसरण में की गई थी? जो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा। हेग सम्मेलन 1899 एवं 1907 से ये रिलेटेड है और इसी के द्वारा इसका किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। हेग सम्मेलन 1899 से लेकर के 1907 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सम्मेलन में के फलस्वरूप विरचना के अस्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो विरचना की गई थी उसके अस्थायी न्यायालयों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। महासभा की शक्तियाँ, यहाँ पे महासभा की शक्तियों के बारे में बता रहा है। महासभा की शक्तियों के लिए एकता प्रस्ताव की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में वैध बताया है? तो किस मामले में ये वैध बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो ए होगा। संयुक्त राष्ट्र के कतिपय खर्चों के मामले में उन्होंने वैध बताया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में संयुक्त राष्ट्र के कुछ खर्चे नामक वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने सहकारी मत में 1962 में महासभा के कार्यों को वैधता प्रदान की है। महासभा के कार्यों के लिए यहाँ पे वैधता प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्रों को निष्कासन का प्रावधान किया गया? अब किस में ये निष्कासन करने का उनका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनुच्छेद 6 में, जो चार्टर का अनुच्छेद 6 है उसी के अंतर्गत इनको निष्कासन करने का प्रावधान किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा उनको वहां से निष्कासित किया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शरणार्थी से संबंधित है? तो इसमें कौन सा संगठन जो है शरणार्थी से संबंधित है? यूएनएचआरसी की हम बात करते हैं। यूएनएचआरसी की बात करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का संक्षिप्त रूप है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1961 को की गई थी और इसका मुख्य कार्यकारी अस्थायी और संवैधानिक संस्था एवं सहायता पहुंचाना है। इसका मीन्स कि जो कार्य है वो सहायता लोगों को पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 23 से रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को एकल एवं सामूहिक आत्महत्या के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो ये किस में दी गई है? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 51 में इस प्रकार की दी गई है। दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर पेपर 2003 वाला पेपर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे यहाँ पे चार्टर से रिलेटेड इसके अनुच्छेद को पूछ दिया, तो उसमें चार्टर से रिलेटेड इसके अनुच्छेद को नहीं पूछा है, उसमें ये बस नॉर्मली पूछा। लेकिन 2006 के पेपर में देखिए इन्होंने लेवल को चेंज कर दिया और यहाँ पे चार्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछने लगे। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। 23 का
एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में व्यक्तिगत एवं सामूहिक आत्महत्या का प्रावधान, आत्मरक्षा का, आत्महत्या का नहीं आत्मरक्षा का, यहाँ पे आत्मरक्षा है दोस्तों, वो ब्लर हो गया तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आत्मरक्षा का प्रावधान है। परंतु इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब पीड़ित राज्य जिसके विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण हुआ हो वो प्रार्थना करे, तभी उसके खिलाफ इस प्रकार के उसके लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? अब कौन था इसका जो इसका प्रथम महासचिव था वो ट्रिगवे ली था, वो ट्रिगवे ली था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में दिखा है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवे ली थे, दूसरे महासचिव डाग हैमर गोल्ड, तीसरी यूथांट, चौथा कुर्तबाल्डिंग और पांचवे पेररदी कयूलियार और छठे बोतर्स घासी। वे कॉफ़ी अन्नान तथा आठवें वर्तमान में सचिव बान की मून है। तो ये इस प्रकार से इनके पूरे सचिवों का नाम आपको नहीं लर्न करके रखना, फर्स्ट का आप नाम लर्न करके रखिएगा, ट्रिगवे ली जो थे। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? अब इसमें विशिष्ट अभिकरण इसका कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका जो बी वाला है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसका विशिष्ट अंग नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जब हम किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ और हमको देखने के लिए मिल जाता है। विश्व डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान निगम, वित्त निगम संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसियां, परंतु संयुक्त राष्ट्र बाल निधि विशिष्ट अभिकरण इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अब कौन सा है इसमें? तो इसका अनुच्छेद 2 का क्लॉज 7 में है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संयुक्त राष्ट्र का 7वां तथा अंतिम सिद्धांत अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 7 में उपबंधित है। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र किसी राज्य के घरेलू अधिकारिता में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टैट्यू के अनुच्छेद 36 पैरा 2 में वैकल्पिक खंड का संबंध है। अब ये किससे संबंध है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आपका बी होगा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार से ये संबंधित है। ऐतिहासिक ऐच्छिक अधिकारिता के अंतर्गत अनुच्छेद 36 सब क्लॉज 2 के अधीन राज्य पक्षकार किसी समय घोषणा द्वारा तथा बिना किसी समझौते के यह घोषणा कर सकती है कि किसी दूसरे राज्य के प्रति जो सामान्य उत्तरदायित्व स्वीकार किया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्रदान करता है। यही जो होता है अनिवार्य अधिकारिता उसको प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। यदि वह विवाद हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद का निर्धारण किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के द्वारा इसका विवाद का निपटारा किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी वाद में न्यायालय को अधिकारिता है अथवा नहीं है, यह निर्णय न्यायालय स्वयं अपनी संविधि के अनुच्छेद 36 सब क्लॉज 6 के अनुसार कर सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार विवाद होने पर न्यायालय को किसी झगड़े में अधिकारिता है या नहीं, झगड़ा न्यायालय के निर्णय द्वारा निश्चित किया जाएगा। मत्स्य मामला इंग्लैंड बनाम आइसलैंड अधिकारितावाद को यह उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के ये इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय विरोध रणनीति के लिए एक संकल्प व संलग्न कार्य योजना अंगीकार की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वो 31 दिसंबर 2005 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टैच्यू की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अब कौन कर सकता है इसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। संयुक्त परिषद सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा लाई गई शर्तों के अनुरूप में। दोस्तों कोई भी चीज़ होगा वो सुरक्षा परिषद से ही गुजर के आएगा। सुरक्षा परिषद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका अंग है, इसके 6 अंग है, उसमें 6 अंग में इंपॉर्टेंट अंग इसका सुरक्षा परिषद। उसके बाद से इसका जो मेन अंग है वो महासभा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई परामर्शकारी अगर निर्णय लेना होता है तो वो उसको सुरक्षा परिषद से पूछना होता है। सुरक्षा परिषद उस पर अपना निर्णय रखती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार है। संबंधित संविधि के अनुच्छेद 93 के अनुसार वे राज्य जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि पक्षकार हो सकते हैं। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं।
फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है कि मीन्स कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। ये 2003 का क्वेश्चन, ये हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है। ये 2006 का क्वेश्चन हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2003 और 2006 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मॉनिटरिंग उपस्थिति की तैनात के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था G8 के नेताओं ने, G8 के जो नेता हैं उनके द्वारा ये किया गया था। अब देखिए एशिया सहयोग वार्ता ACD का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आर्थिक सहयोग हेतु इसका गठन किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में देखिए निम्नलिखित में से किसने, 2006 है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला महासचिव किसे चुना गया है? तो जो 36 नंबर का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको यहाँ से देखिए 36 नंबर का आपका बी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बी का एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। दक्षिण कोरिया के राजनीतिक वान की मूल कोफी अन्नान ने वाद संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में चुने गए थे। 1 जनवरी 2007 से पदग्रहण करने वाले वान की मूल में भारत द्वारा समर्थित उम्मीदवार शशि थरूर को पराजित किया था। मीन्स कि शशि थरूर को, जो भारत से खड़े हुए थे शशि थरूर, उनको पराजित करके यहाँ पे उन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। ईरान से परमाणु कार्यक्रम निलंबित करने को किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये सुरक्षा परिषद ने इसको कहा था 31 जुलाई 2006। ये 2006 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास क्या है? भारत एवं अमेरिका के मध्य हाल ही में संपन्न हुए आपसी विधिक सहायता संबंधी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, व्यापार एवं वाणिज्यिक विधि से संबंधित है। वोल्कर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बी से संबंधित है। इराक का आहार के लिए तेल घोटाला से संबंधित है। वोल्कर आयोग का गठन इराक में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में घोटाले की जांच के लिए किया गया है। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह एवं कांग्रेस पार्टी के घोटाले में से संलिप्तता की जांच के लिए भारत में पाठक आयोग का गठन किया गया था। उस टाइम पाठक आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सब 2006 और 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रहा है? कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता सन 1995 में प्रारंभ होकर 6 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित होना था। उस अवधि को अब विकासशील राष्ट्रों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस विस्तार की अवधि क्या है? इसकी जो विस्तार की अवधि है वो 10 वर्ष इसकी विस्तार की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह IBSA के कितने राष्ट्र सदस्य हैं, जिसका प्रमुख शिखर सम्मेलन 2006 में? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2006 जहाँ आ जाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। गुआंतानामो बे ने किस कारण अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति अर्जित की है? किसके कारण? तो ये डी है, आतंकी संदिग्धों के लिए अमेरिकी निरोध केंद्र होने के लिए इन्होंने ये किया है। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। पुर्तगाल ने भारत को कब अबू सलेम को प्रत्यार्पण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया था? तो ये एक्स्ट्राडिशन, भारत पुर्तगाल प्रत्यार्पण संधि हुआ था। मीन्स की एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी हुआ था, उसी एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी के हिसाब से उनको भेजा गया था अबू सलेम को भारत। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं 2006 का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति होती है, कितने से होती है? कुल सदस्यों की 1/10 होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार सदस्यों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है। गणपूर्ति सदन में सदस्यों की 1/10 होना चाहिए, यही गणपूर्ति है। अगर इतना नहीं रहेगा तो सदन स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर के सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण को परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? तो ये दोस्तों 47 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें कौन सा होगा? क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों में से संपन्न लोगों को निकालकर आरक्षण लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बता रहा है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए थे? तो ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? मद्रास राज्य
बनाम चंपकम दोराई राजम के मामले में ये बात जोड़ा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में संसद द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजम के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात इस प्रकार का कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। 49 में क्या बताया रहा है? क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है। क्षेत्रीय जो संबंध है इससे किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 245 से रिलेटेड है। संविधान के अनुच्छेद 245 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक सीमित है, परंतु इसका एक अपवाद भी है कि अर्थात राज्य द्वारा बनाई गई विधि को राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र पर लागू हो सकेगा यदि राज्य और विषय वस्तु में कोई संबंध है। तो अगर इस प्रकार का कोई संबंध है तो लागू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। 50 में कह रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के रूप में के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया था? तो दोस्तों 50 का जो है वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। मधु किशोर बनाम बिहार राज्य के मामले में ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 को 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न में से भारतीय संविधान में से किसमें दिया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था और इसी के द्वारा इसको दिया गया था। सभी का एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आपको पता है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? तो ये किस में दी गई है? धारा अनुच्छेद 57 में दी गई है। राष्ट्रपति की पूर्व निर्वाचन संबंधी पात्रता को संविधान के अनुच्छेद 57 में उल्लेखित किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 की देखिए। विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधिशास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है? डी उच्च न्यायालय में अर्हता प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति की राय में विश्वविद्यालय का आचार्य पारंगत विधिवेता है तो राष्ट्रपति उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, परंतु भारत में अभी तक इस प्रकार का किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के पास पावर है लेकिन राष्ट्रपति ने आज तक अपने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया और किसी को नियुक्त उन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें बिना टाइम देर किए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ये बताया गया संघ तथा इसके परिक्षेत्र के लिए बताया गया है। विचार अभिव्यक्ति एवं पूजा की स्वतंत्रता प्रस्तावना में बताया गया है। भारत एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के लिए यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्धकर नहीं है। ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय ने किस निर्णय में विनिश्चय किया था? तो दोस्तों जो 55 का आपका करेक्ट आंसर हो, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है 55 नंबर वाला, ये कल भी क्वेश्चन 2003 का जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये होगा आर्टिकल 141 के तहत ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मान्य नहीं होगा, लेकिन अदर जितने भी न्यायालय होंगे उन सभी में मान्य होंगे। ये केस है बंगाल यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य का मामला था, उसी मामले में इस बात को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। जब कोई एक विधेयक होता है जिस पर संसद के द्वारा संसद पर दोनों सदनों के द्वारा मतभेद उत्पन्न हो जाता है कि अगर उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है तो मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक प्रावधान है अनुच्छेद 108। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाई जाती है। और उस विधेयक पर कौन मीन्स की ज्वाइंट सीटिंग जब होती है तो उस पर कौन उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है? उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। इसमें यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 57 में कह रहा है कथन ए और कारण आर की बात कर रहा है। नहीं 57 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान का पूर्व विस्तार एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। निगमों के कृत्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कथन ए और कारण आर दिया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। डेफिनेटली शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी होगा। असही है परंतु आर जो है वो गलत है, जो र है वो गलत है, ये बताया जा रहा है। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में देखा 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के पश्चात अनुच्छेद 21वें को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। अतः कथन ये सत्य है, परंतु यह कहना कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के पूर्व शिक्षा के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं था। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 45 का उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है। ये किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। दोहरे परिसंकट से संबंधित है। मीन्स की आपको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरे खतरे के सिद्धांत
एक्सप्लेनेशन देखिए, दोहरे खतरे के सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। मीन्स कि डबल जियोपार्डी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब डबल जियोपार्डी की अगर हम बात करते हैं तो 3 जगह हमको डबल जियोपार्डी की बात कर रहा है। एक सीपीसी में कर रहा है, एक सीआरपीसी में कर रहा है और एक इंडियन एविडेंस एक्ट में कर रहा है। सीपीसी में सेक्शन नंबर 11 में डबल जियोपार्डी की बात कर रहा है। नहीं, डबल जियोपार्डी की, हाँ दोहरे, नहीं, ये दोस्तों ये गलत हो जा रहा है, ये इसमें गलत हो जा रहा है, ये सीपीसी में नहीं। दोहरे खतरे के सिद्धांत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का विश्लेषण ओपी मैक्सिम, क्यूरेट फोसिस एक्विट्स और यूट्रेम फोसिट कन्विक्ट में मिलता है। ये इस प्रकार से इसका किया गया है। दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अब राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 में ही ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम। अब हमारे पास आ गया। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया था। तो ये कौन सा संशोधन किया गया था? तो 100वें में संविधान की धारा 100 में इसमें संशोधन किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 में संशोधन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1929 की धारा 20 के अंतर्गत किया गया था। यह संशोधन विधि के प्रवर्तन हेतु नहीं बल्कि स्पष्ट करने हेतु किया गया था कि जिसका अनुमोदन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है? तो इसका डी वाला वाद करेक्ट है। उपर्युक्त सभी वाद स्टैनली बनाम वाइडन का मामला भी सही है, नोक्स बनाम राइट का मामला भी सही है और के ग्रिंटर बनाम न्यू पोटांगोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी का भी मामला इसमें संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? अब इसमें कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सी यहाँ पे आवश्यक तत्व नहीं है। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का समक्ष होना आवश्यक नहीं है। धारा 5 के अनुसार आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। संपत्ति अंतरित एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। मीन्स कि ट्रांसफर किया जाता है, संपत्ति को उठा करके नहीं दिया जाता है। अंतरण 2 जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। तीसरी बात, अंतरण वर्तमान या भविष्य में किया जा सकता है। सही बात है, संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। और 5वां है पक्षकार अंतरण करने के में सक्षम होना चाहिए। और 6ठी बात है अंतरण स्वयं को भी किया जा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पे आपने देख ली सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होती है। शाश्वतता क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है। मीन्स की परपेचुइटी के लिए, जैसे धर्म के लिए, दान के लिए, जैसे दान अथवा धार्मिक संप्रदाय के लिए, फिर अस्पताल बनाने के लिए, इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। यहाँ पे 65 की यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, एक सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिग्रहण संपत्ति को ऐसे अंतरिति को परिधान करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्यावपदेशन पर कार्य किया है तथा जो उसे प्राप्त नहीं हो सका उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर वो सी होगा। विबंधन द्वारा अनुदान का पोषण की बात कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत उपबंध इंग्लिश विधि के विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धांत पर है और कुछ साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसे वाद दायर करता है जिसके तहत वो उस समय जब वो किसी किया गया था वो पूरा नहीं कर सकता है तो अपना वादा पूरा करना चाहिए। यदि वो वाद में उसे पूरा करने में समर्थ हो जाता है तो आंग्ल विधि का यह नियम विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। दान के बारे में आदती प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है तो ये क्या होगा? दान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार का दान शून्य हो जाएगा, क्योंकि भाई दान लेने वाला ही नहीं है तो कौन लेगा? अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी से। प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत पर संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 उल्लेख करती है कि स्वामी द्वारा प्राप्त आय का सविभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, जबकि धारा 37 उल्लेख करती है कि सविभाजन किसी प्रकार से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए दिया है तो ये यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं।
देखिए, चुनाव का सिद्धांत कहाँ दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 में दिया है। प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ दिया है, धारा 92 में दिया है। फैलाव का सिद्धांत धारा 116 में दिया गया है। संपहरण का अधित्यजन धारा 112 में दिया है। इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं, मिलाने के लिए आपको पूछ सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, चुनाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये उपर्युक्त सभी पर लागू नहीं होता है, हिंदू पर, ईसाई पर और मुस्लिम पर। चुनाव का सिद्धांत निम्न से किस पर लागू होता है, तो देख लीजिए सब पे लागू होता है। ये मुस्लिम पर भी लागू होता है, पहले मुस्लिम पर लागू नहीं होता था, लेकिन एक केस आ जाने की वजह से ये मुस्लिम पर भी लागू होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पूर्वबंध का उपबंध निम्नलिखित बंधनों में से किससे उपबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी होगा, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक पर ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, और एक गृह ब को 5 रुपये 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। वह गृह से 10,000 रुपये 1,000 रुपये मासिक भाटक पर उपपट्टे पर देता है। 5 वर्षों के आवास हो जाने पर भी वह 100 से गृह पर कब्जा कायम रखता है और ब को भाटक देता है। 100 का पट्टा है वो समयानुसार नवीनतम हो सकता है, जैसे समय आ जाता है वैसे वो नवीन हो सकता है, मीन्स कि नया हो सकता है। इस तरह से अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, भाड़ा एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई नवीन हो गया। देखिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। देखिए वस्तुतः यह प्रश्न धारा 116 के दृष्टांत पर आधारित है। धारा 116 अतिधार्य के प्रभाव के बारे में प्रावधान करता हुआ कहता है कि यदि संपत्ति का पट्टेदार या पट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के परिवसन के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार के पट्टेदारी से भाटक प्रतिगृहित करता है तो कब्जा बनाए रखने के लिए, अन्यथा उसको अनुमति देता है तो प्रतिकूल करार के अभाव में पड़ा रहेगा। धारा 106 में यथा निर्दिष्ट उस प्रयोजन के अनुसार वर्षानुवर्षी या मासानुमासी के लिए नवीनतम होता जाता है। ये मीन्स कि अपने आप बदलता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति अपने से स्वतः अंतरिति नहीं कर सकता है। इस कथन के सूत्र के अपवाद संविदा अधिनियम की किस निम्नलिखित धारा में दिया गया। तो ये डी में दिया गया, धारा 41 और धारा 43 में ये बात बताई गई है। ठीक, आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सशर्त अंतरण जो है धारा 24 में नहीं दिया गया, यही सही सुमेलित नहीं है। शाश्वतता के विरुद्ध 14 में है, निहित हित 19 में है और कॉन्टीजेंट हित जो है वो 21 में है। ये बात यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि व्यक्ति जो लिखत का लाभ ले रहा है उसे 74 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, भार वहन अवश्य करना चाहिए। भाई जो लेगा वो उसका भार भी तो लाइबिलिटी भी तो लेगा, सिर्फ आप उसका अच्छा चीज़ संपत्ति ले लेंगे, उसका लाइबिलिटी कौन लेगा, तो लाइबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंध विधि का संविधिक प्रवर्तन करता है, तो ये बात सत्य है। अब हमारे पास आ जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है 76 से लेकर के। वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, संविदा विधि के प्रतिफल के नियमों के अपवाद के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का एक करेक्ट आंसर होगा। 77 का पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये संस्वीकृति से संबंधित केस है। केस लॉ को आप जरूर लर्न करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है तो उस समय हमको लगता है कि यार ये पढ़ ली होते। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला के बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रीवी काउंसिल द्वारा पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के बाद में दी गई संस्कृति की परिभाषा को स्वीकार करते हुए कहा है कि संस्कृति को परिभाषा यह है कि इससे या तो अपराध के दोषी को स्पष्ट रूप से मान लिया जाएगा या लगभग ऐसे तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों जो उस अपराध के गठित होते हैं। तो ऐसे स्वीकृति मिश्रण कथन के हैं, चाहे कुछ सीमा तक स्वीकृति हो, परंतु ऐसी अंततः वो अभियुक्त के बरी कर देगा तो उसे संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता है। संस्वीकृति का केस है पलविंदर कौर और पाकला नारायण स्वामी का केस आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। किसी वाद में कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दोनों में से किसी भी तरह के कार्यवाही साक्ष्य न दिए जाने में असफल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो धारा 102 के अंतर्गत ये बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकृति की संस्वीकृति दोष सिद्धि के आधार पर नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में ये बात कही गई है।
अब कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कह रहा था। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृश्य साक्ष्य इस सिद्धांत का संबंधित है। तो ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 से संबंधित है। अब इसका किसी चीज के किसी वस्तु के कब्जे में होना उसके स्वामित्व का निश्चायक निशानी होता है। अतः धारा 100 के अनुसार जब प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा हो जाता है, दर्शित करता है, तो वह साबित करने का भार वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञान करता है कि स्वामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन सेक्शन नंबर 23 है यही है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ उसको कहा जाता है जब न तो साबित हुआ न तो साबित न हुआ। प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ की बात की जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकर्ता या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करे। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला होगा। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये एडमिशन से संबंधित मामला है, संस्वीकृति से संबंधित मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्वीकृति से संबंधित ये मामला है, अभी आप लोगों ने ऊपर भी देखा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। यहाँ पे 84 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित हुआ था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 की धारा 27, धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है। तो ये बात बताया किस केस में गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के मामले में ये बताया गया था, जो 24 से लेकर के दोस्तों 28 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। ये किससे रिलेटेड है? ये कन्फेशन से रिलेटेड है। किसके पास कन्फेशन किया जाता है? पुलिस के कस्टडी में पुलिस को कन्फेशन, और ये केस यहाँ पे देवमन उपाध्याय का केस आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की अवस्था को उपधारणा किया गया है? किसमें ये किया गया है? तो दोस्तों इसको किया गया है धारा 112 के अंतर्गत ये प्रिजम्पशन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी। इसमें जो 127 वाला है यही सुमेलित नहीं है। देखिए, वैवाहिक संसूचना 122 में सही है, शासकीय संसूचना 124 में सही है, वित्तीय सूचना 126 में सही है, लेकिन ये जो डी वाला है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। अब किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह संसूचना दी जाती है कि महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी के यह पूछे जाने पर एक युक्त आधार है कि वह क्या एक डकैत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह दृष्टांत आधारित है? तो दोस्तों ये धारा 149 में ये डिफाइन किया गया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। यह प्रश्न धारा 149 के दृष्टांत ख पर आधारित है। धारा 149 के अनुसार कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि वह 148 में अंतर्विष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्त आधार न हो कि वो लांछन जिसके ऊपर प्रभात किया जा रहा है, मीन्स कि उसके ऊपर इस प्रकार का डिफेमेशन नहीं होना चाहिए कि क्या तुम डकैत हो। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं के अंतर्गत कुछ तथ्यों को सुसंगतता के विषय में प्रावधान किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कूट इसका देख लीजिए, कूट क्या है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हस्तलेख विशेषज्ञों की राय धारा 47 में बताया गया है, मीन्स जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। बी में बताया गया एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया सुसंगत तथ्य का कथन जो मर गया हो, वो धारा 32 में बताया गया। डाइंग डिक्लेरेशन 32 के क्लॉज 1 में बताया गया। दंडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा चरित्र 53 में बताया गया। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति धारा 22 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं। 89 में यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो यहाँ पे क्या नहीं है? हेतुक जो है वो नहीं है। यहाँ पे दुराशय, सद्भावना और उपेक्षा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, वो किस प्रकार का साक्ष्य होगा? तो दोस्तों वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, भले वो लिख करके दे रहा है। धारा 19 के अनुसार ये 119 के अनुसार ये बात बताई गई। अब आप हमारे पास आ जा रहा है भारतीय दंड संहिता का क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में संशोधन किया गया। कहाँ पे संशोधन किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 466 और 477 क में ये संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क वह की कब्जाधीन संपत्ति पर चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्टल रखता है, जिससे उसने ब द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर ब को उपहति करने के लिए अपने पास रखता था। द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के 1860 की में से कौन सा होगा? तो ये धारा 382 के धारा का ये मामला होगा। यह प्रश्न धारा 382 के दृष्टांत क पर आधारित है। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की
तैयारी के पश्चात चोरी के बारे में प्रावधान करता है। ये बात इसमें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। 93 में देखिए क्या दिया है। 93 में दिया दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने से असंगत है वह है कौन सा है। दुष्प्रेरण के षड्यंत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में बताया जा रहा है ब से और दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। जो दोनों थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। अब ये देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा है। ब से और दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। ब ने इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट खरीदा था। ब जो एक अशिक्षित महिला थी, वो अशिक्षित महिला थी, ने अपना टिकट से यह देखने के लिए दिया कि उसका टिकट सही है। इस बहाने से कि वह टिकट वापस कर रहा है, उसे कम दूरी का दूसरा टिकट दे दिया। ब का टिकट अपने पास ही रख लिया। इस मामले में क्या किया है, उसने आपराधिक दुर्विनियोग किया है। यहाँ पे जो उसने किया है वो आपराधिक दुर्विनियोग किया, क्योंकि उसने ट्रस्ट में दिया था कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा टिकट तुम चेक कर लो कि हाँ क्या ये टिकट जो कलेक्टर है, जो टिकट काटने वाला आदमी है, ये क्या सही टिकट दिया है कि नहीं दिया है। तो उसने क्या कर दिया, उसने आपराधिक दुर्विनियोग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। कहाँ पे दंडनीय है, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में ये दंडनीय है। कथन ए, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। कथन ए और कारण आर की बात करते हैं। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी होगा, असही है किंतु आर गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानहानिकारक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। और एक पुलिस अन्वेषण के दौरान बयान देता है वो का द की हत्या के हाथ हो गया क्योंकि दोनों का घोर दुश्मन था। तो ये अपमानजनक बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं। और एक पुलिस अधिकारी वो को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसके अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 330 होगा इसका करेक्ट आंसर। 330 में 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। प्रत्येक संविधि के दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। यह किस बाद में व्यक्त किया गया। तो दोस्तों ये सिराज बनाम डी रूट एजेंट के बाद में अंतर्निहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो बी वाला है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। दुराशय आर बनाम प्रिंस का मामला है। चित्त विक्रेता मैकनाटन का वाद है। मतता पेप्सू बनाम वसुदेव बनाम पेप्सू का मामला है। क्वेश्चन नंबर 101 की हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। थैंक यू।